नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ फर्स्ट लुक बिहार में, जहाँ हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। दर्शकों, गोल्डन जुबली किसे कहते हैं? गोल्डन जुबली हम कहते हैं जब 50 वर्ष पूरे हो जाएँ किसी चीज़ को और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण दिन है जिसका कि 50 वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण घटना है ये कि इसको भुलाया जाना इतना आसान नहीं है। इसको सेलिब्रेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है कि आज के दिन ही इमरजेंसी, मतलब जो भारतीय संविधान का काला दिवस जिसको कहते हैं, कि इमरजेंसी आज के दिन ही लागू हुई थी। लेकिन हमारा जो जनरेशन है, वो जो अभी के जो हमारे यूथ का जो जनरेशन है, उनमें शायद ही किसी को इसका फर्स्ट हैंड अकाउंट पता होगा। तो क्या था उस वक्त का माहौल, क्या परिस्थितियां बनी थी कि ये जो इमरजेंसी जो है वो लागू करना पड़ा था? इसके बारे में पर्याप्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और चर्चा को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो यूथ है आज का, उसको नहीं, वो सुनते तो हैं हम इमरजेंसी की इतनी बार चर्चा होती है, लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या बैकग्राउंड था और क्यों, किस परिस्थिति में इसको लगाया गया, ये बैकग्राउंड आप हमारे दर्शकों को बताएं। निश्चित रूप से आज के युवा वर्ग जो है वो उस समय उसकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, इसलिए उनको जानना चाहिए। दरअसल भारतीय संविधान की तीन धाराएं हैं जो केंद्र सरकार को या राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार देती है। वो है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। आज जो जिस बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा आपने की है, आपातकाल, तो आपातकाल भारतवर्ष में जो 1975 के आज ही के तारीख 25 जून को लगाया गया था, उस समय प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो दोनों अब स्वर्गीय हो गए हुए हैं। आखिर आर्टिकल 352 है क्या? आर्टिकल 352 कहता है कि अगर बाह्य आक्रमण, युद्ध या आंतरिक अशांति हो और राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति है, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति 352 आर्टिकल का प्रयोग करके देश में आपातकाल स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद आखिर वो क्या माहौल था उस वक्त? आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये डिसीजन लेना पड़ा? वही मैं बताना चाह रहा था। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो 1971 में इंदिरा जी बड़े बहुमत से लोकसभा में उन्होंने बहुमत कायम किया था, कांग्रेस ने बहुमत कायम किया था और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन धीरे धीरे 74 आते आते 1974 आते आते धीरे धीरे जिस नारे को लेकर वो आगे बढ़ी थी, उनका नारा था गरीबी हटाओ। यही नारा था 1971 का, जहाँ तक सबको मालूम है। तो उस नारे को लेकर वो आगे बढ़ी थी। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नारे को लेकर वो आगे बढ़ी थी। अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, रोजगार पैदा होंगे, उसकी बात को कहकर वो आगे बढ़ी थी। वो एक प्रोग्रेसिव ढंग से उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसके कारण जनता में उनकी पूछ बढ़ी थी। उन्होंने राजा महाराजाओं का जो प्रिवी पर्स था उसको समाप्त किया था, उसके कारण जनता में उनकी विश्वसनीयता बढ़ी थी और लोगों ने भारी बहुमत से उनको जिताया था। और साथ साथ 1971 में ही देखा कि किस तरह से बांग्लादेश उदय हुआ था और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वहाँ बांग्लादेश में पाकिस्तान से अलग होकर जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में आया था। तो ये सब बातों से कहने वाले तो कहते हैं कि बहुत सारे अपोजिशन के लोगों ने उनको दुर्गा
की उपाधि दे दी इंदिरा गांधी को कि भाई, और पूरे दुनिया में उनको स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर माना गया महिलाओं में। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आई जो उन्हीं इंदिरा गांधी को 1975 आते आते 25 तारीख को, आज ही की तारीख में, पूरे देश में आपातकाल की स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। तो इसकी पृष्ठभूमि में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किन्हीं का है, किसी राजनेता का है, तो बनारस के रहने वाले समाजवादी नेता राजनारायण का है। राजनारायण 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। बड़े बहुमत से चुनाव हारे थे। वो हारना ही था उनको, क्योंकि इंदिरा गांधी की लहर चल रही थी। लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी जो गैर संवैधानिक तरीके हैं, उसको अपनाए हैं। और इसलिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा किया। किन्होंने? राजनारायण जी ने। और उस मुकदमे में उन्होंने अकाट्य सबूत दिए। मुकदमा चल रहा था, मुकदमा लंबा चलता ही है। इसी बीच में 74 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन प्रारंभ हुआ। जो वहाँ के जो छात्र थे, नौजवान थे, वो लोग वहाँ की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसके खिलाफ और वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। उस आंदोलन से पूरे देश में कहीं कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन बिहार के छात्र नौजवानों ने, जिसमें आज के लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या और भी जो दूसरे छात्र नेता, सुशील मोदी जो अब स्वर्गीय हो गए, ये सब जो छात्र नेता थे उस समय पटना विश्वविद्यालय के या दूसरे विश्वविद्यालय के, वो सब जो है सो सामने में आए और उन लोगों ने एक छात्र संघर्ष समिति का निर्माण किया। और गुजरात के तर्ज पर यहाँ भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके खिलाफ जो है सो आंदोलन प्रारंभ हुआ। और बाद में जब छात्रों ने देखा कि हमारा आंदोलन बिखर रहा है, तो वो लोग जयप्रकाश नारायण के पास गए। और जयप्रकाश नारायण से, जैसा कि मालूम है कि बहुत बड़े टॉलेस्ट फिगर थे वो, जेपी, जिनको हम लोग प्यार से जेपी कहते थे, तो जेपी के पास गए उनके कदम कुआं आवास पर, और उन लोगों ने कहा कि आप इसकी कमान संभालिए। तो जेपी ने कहा कि ठीक है, मैं कमान संभालूंगा, लेकिन एक शर्त पर संभालूंगा, जब ये पूरे जो छात्र ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट राजनीतिक दलों के हैं वो मिल के काम करने का शपथ लें। और वहीं से आंदोलन चला। और 5 जून 1974 को गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में जेपी की एक बड़ी सभा हुई, और उस सभा के दौरान ही जेपी पर लाठीचार्ज हुआ। और इस तरह से बिहार में वो आंदोलन चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। लेकिन आंदोलन चलता रहा, बढ़ता रहा, लेकिन उससे कहीं कोई आपातकाल लगाने की बात, ऐसी स्थिति नहीं बन पाई थी। जो मुकदमा राजनारायण ने किया था, और राजनारायण ने जो अकाट्य प्रमाण दिए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। और साथ साथ ये भी कहा कि आपकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त होती है। अब जब लोकसभा की सदस्यता समाप्त होती है, इसका मतलब आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो ये 12 जून की घटना है। और इमरजेंसी कब लगता है? 25 जून को लगता है। यानी 12 दिन के अंदर ऐसी क्या बात हो गई कि श्रीमती गांधी को ऐसा लगने लगा कि इस देश में, क्योंकि इसके पहले भी 352 का प्रयोग हुआ था, लेकिन वो बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति में हुआ था, जब हम चीन के साथ लड़ रहे थे, जब हम पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे। लेकिन ये पहले दफे था जबकि आंतरिक डिस्टर्बेंस या आंतरिक अस्त व्यस्तता की बात आ रही थी। तो आखिर इन 10 दिनों में क्या बात हुई कि उनको ऐसा लगा, इंदिरा गांधी को लगा, श्रीमती गांधी को ऐसा लगा कि नहीं साहब, अब जो है सो यहाँ आंतरिक स्थिति जो है सो यहाँ की अस्त व्यस्त हो रही है, आंतरिक उपद्रव बढ़ गया हुआ है, इसलिए हमको इमरजेंसी लगाना चाहिए। और इमरजेंसी लगाने के लिए क्या करना चाहिए? राष्ट्रपति को
सलाह मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने मंत्री परिषद की बैठक नहीं बुलाई। 25 जून को रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी सभा जेपी की हुई, जिसमें सारे विरोधी दल के नेता वहाँ मौजूद थे। एल.के. आडवाणी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, या और भी दूसरे लोग, सारे नेता वहाँ मौजूद थे। तो और भारी भीड़ वहाँ हुई थी। और उसी रात को 25 जून की रात को 12 बजे 1 बजे रात को फखरुद्दीन अली अहमद को जगा कर इंदिरा गांधी जी के वर्बल इस पर उन्होंने जो है सो साइन कर दिया और आपातकाल की स्थिति की घोषणा हो गई। तो एक फिर से गैर संवैधानिक काम हुआ कि जो मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर जो जाना चाहिए था राष्ट्रपति के यहाँ, उसके जगह पर वहाँ पर ये हो गया। तो फिर स्थिति क्या बनी? अगर आपको ऐसा लगा कि इस देश में आंतरिक अशांति हो गई हुई है, तो इसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन तो आया होगा। बाद में जब जस्टिस शाह की कमेटी बैठी, जब जनता पार्टी की सरकार बनी और जस्टिस शाह को उन्होंने इमरजेंसी के एक्सेसेस को के जांच के लिए कमेटी बनाई, तो उनको कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे पता चलता कि भारतवर्ष में आंतरिक अशांति की स्थिति है। और फिर इस बीच में आपने सिर्फ इमरजेंसी नहीं लगाया, आपने संविधान की धारा 19 के तहत जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो मूल अधिकार में शामिल है, उस पर आपने रोक लगाने का काम किया। यानी आपने प्रेस सेंसरशिप लगा दिया, प्रेस को अपने एडिटोरियल को सादा छोड़ना पड़ा। प्रेस को, अगर अखबार को कुछ भी लिखना था तो सबसे पहले उनको अपने जिला में या जहाँ पे अगर पटने से अखबार निकल रहा है तो वहाँ के जो लोग उसके लिए अधिकृत थे उनको दिखाना पड़ता था, और वहाँ से जब पास होता था तब अखबार निकलती थी। यानी प्रेस सेंसरशिप आपने लगा दिया। और इस तरह से पूरे एक तरह से जो जीने की स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल 21 से हमको प्राप्त होता है, उस जीने की स्वतंत्रता को भी आपने समाप्त कर दिया। न्यायालय का जहां तक बात है तो वहां आपने सीनियर जजेज को सुपरसीड करके जूनियर लोगों को आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, जिसके चलते कई जजेज जो है सो इस्तीफा उन लोगों को देना पड़ा। यानी न्यायपालिका पर भी आप जो है सो आ गए। आपने कमिटेड जुडिशियरी की बात की कि नहीं साहब, जुडिशियरी जो होगा उसको जो है सो कमिटेड होना पड़ेगा। किसके प्रति? संसद के प्रति या फिर एग्जीक्यूटिव के प्रति। और इस तरह से लेजिस्लेचर को भी आपने एकदम बिल्कुल छोटा बना दिया, संसद को भी छोटा बना दिया, न्यायालय को छोटा बना दिया, और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए आप। और क्या हुआ? जो सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने उसमें जो उनके पुत्र संजय गांधी थे, उन्होंने एक 5 सूत्री कार्यक्रम लाया था, जिस 5 सूत्री कार्यक्रम के तहत पूरे हिंदुस्तान में जबरिया नसबंदी की गई, याद होगा, और जिसको इंग्लिश में हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। और जबरिया नसबंदी में ऐसा हुआ कि जैसे ट्रेन में कोई जा रहा है, वो बेटिकट पकड़ा गया, उसको नसबंदी जाके कर दिया गया। टास्क दे दिया गया कि आप जो है सो नसबंदी, आपको इतना जो है सो नसबंदी करना है। जो नसबंदी आप जानते हैं कि पुरुषों का जो प्रजनन करने का ये होता है, उसको जो है सो उसी को काट देना और उसको फिर ये कर देना, उसी को नसबंदी कहते हैं। और इस तरह से माने लाखों की संख्या में लोग कहते हैं कि करीब 1.7 मिलियन लोगों की नसबंदी की गई। और इसके चलते काफ़ी रोष पूरे देश में। और किसकी नसबंदी हुई? नसबंदी हुई, ज़्यादा नसबंदी हुई गरीबों की, ज़्यादा नसबंदी हुई अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यकों में भी उन लोगों की जो बोल नहीं सकते थे, जो प्रतिकार नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात क्या हुई? सौंदर्यीकरण के नाम पर आपने पूरे झुग्गी झोपड़ियों को, जैसे तुर्कमान गेट की कहानी आपको मालूम होगी कि दिल्ली में तुर्कमान गेट के नज़दीक जो लोग बसे हुए थे उनको उजाड़ दिया गया। इसलिए उजाड़ दिया गया कि सौंदर्यीकरण होगा। और ये सब संजय गांधी के इशारे पर हो रहा था। एक समय में श्रीमती गांधी ने कहा कि संजय मेरे लड़के नहीं, मेरे बड़े भाई की तरह काम कर रहे हैं। यानी वो पूरे अपने पुत्र के गिरफ्त में आ चुकी थी, जनता पर से उनका विश्वास खत्म हो गया हुआ था। और इस तरह से ये इमरजेंसी की कहानी चलती रही। ये आपने पूरा डिटेल्स बताया, लेकिन अभी भी एक सवाल जो है मेरे मन में वो बन रहा है कि एक तो आप ये भी बताएं कि ये कितने समय के लिए रहा, और दूसरा बात ये भी कि क्या अब भी
कोई प्रधानमंत्री इसको दोबारा से लगा सकते हैं क्या? अभी भी वो प्रावधान है या इसमें कुछ संशोधन किया गया बाद? अब जैसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा श्रीमती गांधी ने पूरे संविधान को एक तरह से तोड़ मरोड़ दिया और उसमें उन सारी धाराओं को संशोधन करके डाल दिया जिससे व्यवस्थापिका कमजोर हो रही थी, जिससे न्यायपालिका कमजोर हो रही थी, जिससे प्रेस कमजोर हो रहा था, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो मौलिक अधिकार लागू करने का जो अधिकार था वो कमजोर पड़ रहा था। उन सारे चीज़ों को जनता पार्टी की जब सरकार मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में बनी तो फिर से 44वां संविधान संशोधन लाया गया और इसमें 352 में आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है। यानी अब इमरजेंसी तभी लगाई जा सकती है, आंतरिक इमरजेंसी अब तभी लगाई जा सकती है जबकि सशस्त्र विद्रोह पूरे देश में या देश के किसी भाग में अगर सशस्त्र विद्रोह होगा, यानी अंग्रेजी में अगर उसको कहें तो आर्म्स रिवेलियन, यानी कोई शस्त्र लेके कहेगा कि हम सरकार को गिरा देंगे, हम संसद को ये कर देंगे, तो वैसी स्थिति में अब लगाया जा सकेगा। इसलिए अब बहुत मुश्किल है किसी के द्वारा कि वो जो है सो कानून इमरजेंसी लगा सके। लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि बराबर सावधान रहने की ज़रूरत है। जनता को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। जनता को आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है उसके लिए उसको सतर्क रहना चाहिए। कोई भी सरकार हो, सरकार कांग्रेस की हो सकती है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, सरकार किसी दूसरे पार्टी की हो सकती है, लेकिन सरकार की नीयत कहीं ना कहीं जनता के आवाज पर अंकुश लगाने की होती है। और इमरजेंसी में भी हमने देखा कि ठीक है, जनता ने 1977 में जब इमरजेंसी समाप्त हुआ और इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की, तब जनता ने जवाब दिया, उनको चुनाव में हराया, उनके पुत्र को संजय गांधी को चुनाव में हराया और पूरी कांग्रेस का सफाया हो गया। सिर्फ दक्षिण में अगर कांग्रेस को नहीं सीट मिलता तो कांग्रेस शायद 10, 20, 50% सिमट जाए। इमरजेंसी आपने कहा कि इमरजेंसी 77 में समाप्त हुआ, यानी कि ये इतने लंबे समय तक? हाँ, लंबे समय, उतने समय तक लोग जेलों में बंद रहे। जो 18-19 महीने का जो इमरजेंसी का काल रहा उसमें लोग जेलों में बंद रहे। उसके बाद जेल से जब इमरजेंसी हटी है तब जेल से लोग छूटे हैं। और आपको पता होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस तो उसके बाद भी जेल में रहते हुए मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। यानी उसके बाद भी उन पर ऐसे धारा लगा दिए गए थे, जो बड़ौदा डायनामाइट कांड का नाम आपने सुना होगा, तो उसके आधार पर उन पर इस तरह के धारे लगे हुए थे कि उनको जेल से छुट्टी तब मिली जबकि वो चुनाव जीत गए और जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो मैं ये कहना चाहता था कि जनता को बराबर सजग रहने की जरूरत है। जो सत्ता में होता है वो चाहता है कि जनता के जनतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाएं, उसकी एक मनोवृत्ति होती है, चूंकि वो सरकार में है, वो सत्ता में है। लेकिन जनता अगर सजग रहे, देखिए 77 में भी, जैसा मैं कह रहा हूं बार बार, उस समय भी जनता बिल्कुल चुप हो गई। जवाब उसने दिया कब? जब उसको वोट डालने का मौका मिला, तब उसने जवाब दिया। लेकिन अगर जनता 75 के उस ये क्या कहते, जब 25 तारीख को जो लगाया गया, उसी समय अगर इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई रहती और गली गली से जो सड़कों पर अगर निकल गई होती जनता देश की, तो इंदिरा गांधी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर में उस इमरजेंसी को वापस ले लेती। लेकिन जनता जो नहीं निकली, इससे इंदिरा गांधी को लगा कि जनता ने मेरे निर्णय को स्वीकार कर लिया है शायद। और इसी मुगालते में वो बहुत उनका लंबा, वो चाहती थी बहुत लंबे समय तक के लिए इमरजेंसी को, लेकिन उनको लगा कि नहीं, जनता हमारे पक्ष में आ गई हुई है, इसलिए 77 में उन्होंने इमरजेंसी को हटाया और चुनाव की घोषणा की। तो मैं ये कहना चाहता हूं अंत में कि जनता को सजग रहना चाहिए और जनता को अपने मौलिक अधिकारों का अध्ययन करना चाहिए। और जो राजनीति विज्ञान के शिक्षक हैं उनसे खास करके अनुरोध है कि वो इस बात को प्रोपोगेट करें कि आपके कौन कौन से अधिकार आपको संविधान में मिले हुए हैं। तब आपको पता चलेगा कि कहाँ हमारे संविधान में जो अधिकार हमको मिले हुए हैं उस पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, उनको रोकने की कोशिश हो रही है। और तब आप जब सजग रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार जो आएगी वो कभी भी इस तरह का जो कदम 1975 में, आज से 50 वर्ष पहले, जिसकी याद हम इसलिए याद कर रहे हैं, याद करने का मतलब ये नहीं है कि कोई हम उनकी कहानी को यहाँ रखना चाहते हैं, हम याद इसलिए कर रहे हैं कि आगे कोई आदमी हिम्मत
नहीं कर सके कि इन आपातकालीन जो हमारे प्रावधान हैं आर्टिकल 352, 356 और 360 का, इसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सके। तो ये तमाम जानकारियां थीं जो आज के दिन जो लगाया गया था आपातकाल 50 वर्ष पूर्व, इसके ऊपर पूरा जो इनसाइट, अगर इससे जुड़ी और भी जानकारी आप चाहते हैं तो इसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कई सारी सिनेमा भी उपलब्ध हैं जिनसे आप और देख सकते हैं। ये एक इनसाइट आपके लिए था कि आज के दिन हुआ क्या था और ये क्यों हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता का अभाव था। तो संविधान को जाने, अपने कानून अधिकारों को जानेंगे हम, तो इस तरह की जो दुरुपयोग होता है इन अधिकारों का, इससे हम भविष्य में बच सकते हैं। इन तमाम इंसाइटफुल जानकारियों के लिए प्रोफेसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ फर्स्ट लुक बिहार पर, और हम इस तरह की तमाम खबरें आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद।